वी आर लाइव। तो आई कैन गवर्न के आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस, एक ऐसे लोगों का समूह हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातों पे चर्चा हो और गवर्नेंस के जो मुद्दे हैं उसको लोकल स्तर पे लोगों के द्वारा मिलकर के कैसे सॉल्व किया जाए, इसकी कोशिश हम लोग मिलजुल के करने की कोशिश करते हैं। आज की जो हमारी परिचर्चा है इसमें कहिए कि एक खबर मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई इस बीच में आई कि मुजफ्फरपुर इस देश का सबसे नहीं रहने लायक शहर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है और उस सर्वे में मुजफ्फरपुर की रैंकिंग जो है वो सबसे मतलब कि निचले पायदान पे आई। बिहार के 4 शहर इस सर्वे में कहिए कि शामिल हुए, जिसमें पटना, बिहार शरीफ, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर था, और मुजफ्फरपुर इसमें सबसे निचले इस पे आया। इस सर्वे के बारे में, और मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर का एक अपना इतिहास है, 150 साल से ज्यादा का कहिए कि वहाँ अपना इतिहास है। 1864 में ये शहर बना था, लेकिन बहुत सारी चीजें खास करके हाल के वर्षों में जो नीतियां हैं शायद उसके कारण बिगड़ती चली गई, और इसका परिणाम ये है कि शहर में ट्रैफिक जाम की बात करें या पोल्यूशन की बात करें या फिर मच्छरों की बात करें, ओपन ड्रेन्स की बात करें, तो स्थिति बहुत ही बुरी है। और इसी का शायद परिणाम है कि आंकड़े में जो है सो मुजफ्फरपुर की ये कहानी दिख रही है। तो इसी सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे, और साथ में ये हमारे साथ हम लोग के ग्रुप में एक संतोष जी हैं जो बेंगलोर में प्रोफेसर हैं। ऐसे ही ग्रुप पे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये बड़ी ही एक आयरनिकल सिचुएशन है कि इसी साल मुजफ्फरपुर के एक लेखिका को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, और इसी साल मुजफ्फरपुर के साथ ये भी कहिए तो मतलब कि इतिहास की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आचार्य JB कृपलानी का शहर रहा है, जो किसी जमाने में LS कॉलेज में पढ़ाते थे, और जब महात्मा गांधी चंपारण की यात्रा पे मुझे रुके थे मुजफ्फरपुर तो JB कृपलानी ने उनका स्वागत किया था। खुदीराम बोस के नाम से ये शहर जुड़ा रहा है। 1908 में जो बम विस्फोट का कांड हुआ था उसमें खुदीराम बोस को जो फांसी मिली थी उस नाम से यहाँ पे जुड़ा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम आज की तारीख में भी बात करें तो मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, लीचियों के लिए जाना जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी तमाम बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है, और भी बहुत सारी चीजें मुजफ्फरपुर से जुड़ी हैं। तो इन तमाम विषयों पर ये सारी विडंबनाओं और कहिए कि इतिहास के बीच ये जो एक नई विडंबना भी जुड़ी है मुजफ्फरपुर के साथ, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये भी कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने अपने शहर को किस तरीके से बेहतर बनाए। तो मैं आज जो हमारे साथ परिचर्चा में शामिल हैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ आज डॉक्टर सीमा फातिमा जी साथ में हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कि सीमा जी आज बहुत ही विपरीत परिस्थिति में, उनकी तबीयत काफी खराब थी, फिर भी वो किसी तरीके से हम लोग के साथ कहिए कि ग्लूकोज पी करके हम लोग के साथ आज शामिल हैं। सीमा जी अर्बन प्लानर हैं ट्रेनिंग से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से इन्होंने हाल में PhD की है। वैसे बरौनी से हैं, पटना में रहती हैं, और मुंबई से लेकर के बिहार के छोटे और मध्यम आकार के शहरों तक तमाम रिसर्च प्रोजेक्ट पे इनका कहिए कि काम रहा है। अनेकों देश विदेश की प्रतिष्ठित फेलोशिप, जिसमें US कॉन्सुलेट की फेलोशिप, टिस मैक्स प्लैंक रिसर्च फेलोशिप सहित अनेकों फेलोशिप इन्होंने की रिसिपिएंट हैं। परफॉर्मिंग गवर्नेंस इन अर्बन पटना नामक पुस्तक में भी इन्होंने लिखा है। मुंगेर पे एक पुस्तक, एक चैप्टर भी इन्होंने, एक बाजार टाउन इन डिक्लाइन पे एक चैप्टर लिखा है, और इनकी आने वाली पुस्तक जो है वो ब्लूम्सबरी UK की पब्लिकेशन से हुज नेबरहुड इज इट एनीवे, ए स्पेशल हिस्ट्री ऑफ चाइना नामक पुस्तक इनकी आ रही है। तो सीमा जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ चंदन सर भी शामिल हैं। प्रोफेसर चंदन एक विचारक हैं। उन्होंने बुद्धोनोमिक्स नामक शब्द जो है सो इन्होंने इजाद किया है, और किस तरीके से कहिए कि मिनिमम डिजायर और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिंदगी में कैसे लोग ला सकते हैं, इस पे इन्होंने काम किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पे ये बराबर काम करते हैं। इसके अलावा इतिहास, कल्चर, एथिक्स और वातावरण के मुद्दों पर भी इनका काफी काम है। इन्होंने JNU से पढ़ाई की है,
और वर्तमान में ये नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी देश विदेश में काफी पेपर प्रेजेंटेशन इत्यादि और काफी सारे यूथ समिट इत्यादि समिटों में भी इनका काफी योगदान रहा है। तो आज हमारे इन दोनों महानुभावों के साथ हमारे से बात करने के लिए हमारे साथ बसंत राज सिंह शामिल हैं। बसंत जी भी मुजफ्फरपुर से हैं, लेखक हैं और साथ में आर्टिस्ट हैं। वर्तमान में विजुअल इफेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बैंगलोर बेस्ड हैं। इन्होंने जामिया से पढ़ाई की है और काफी अच्छा लिखते हैं। आई एम श्योर कि आज की मुजफ्फरपुर की जब बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें से भी कुछ शेयर निकलेंगे। और आज हमारे साथ आर्यदेव भी हैं। आर्यदेव दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों जगह से आप कह सकते हैं। वर्तमान में वो मुजफ्फरपुर से हैं, वैसे दिल्ली में रहते हैं। आर्यदेव अब ट्रेनिंग से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और अभी वर्तमान में ये यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क के साथ प्रोग्राम एनालिस्ट है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। अब हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीमा जी, आपकी बारी। सभी गेस्ट के पास हमारे पास लगभग 15 मिनट के लगभग आपके पास समय है। आप डेडिकेटेड बोलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सवाल। हेलो, ओके, थैंक यू। और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ यूजफुल कॉन्वर्सेशंस करें हम लोग। मेरी आवाज बहुत ज्यादा धीमी तो नहीं है? ओके, नहीं, ठीक है, हमने अच्छे से हाँ, तो मुजफ्फरपुर से रेलिवेंट बहुत इंसाइट्स तो मतलब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस स्पेशली इन रेफरेंस टू अर्बन के लिए रहा है बिहार में, उस पे थोड़ी एक कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि आज हम जहाँ पे हैं वहाँ हम एक दिन में नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों ने बहुत साल की बेहिसी के बाद यहाँ पे स्पेशली बिहार में पहुँचे हैं। तो एक तो ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग है कि जो रूरल का कॉन्टेक्स्ट रहा है वो बिहार में हमेशा ज़्यादा रहा है। जैसे मेरे खुद के रिसर्च वर्क में लिटरेचर आपको कास्ट और लैंड इश्यूज पे आपको बहुत इजीली मिल जाता है, या रूरल एस्पेक्ट पे आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। अर्बन स्टडीज से रिलेटेड बहुत कम काम हुआ है, बहुत कम उस पर रिफ्लेक्शंस भी हुए हैं, और बहुत तो हमेशा एक प्रायोरिटी तो बिहार में एक रूरल ही रहा है। और जो 1970s के बाद हम लोग जो कहते हैं प्लेबलाइजेशन ऑफ, जो जिस तरह के लोग फिर पार्लियामेंट्स में आ रहे थे वो भी ज्यादा रूरल बैकग्राउंड से आ रहे थे। इनफैक्ट उससे पहले जो हमारे लीडर्स होते थे वो ज्यादा अर्बन बेस्ड थे, जैसे कि हम सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू हो या लाल बहादुर शास्त्री, दे ऑल हैड म्युनिसिपल records, they were elected in local municipal corporations. तो राजेंद्र प्रसाद खुद बिहार के पहले मेयर थे, पटना शहर के पहले मेयर थे, और उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा था यहाँ पे ऑपरेट करना उस वक्त भी। उनकी जो पर्सनल ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी वो लिखते हैं। और 50s और 60s के बाद खास तौर से बिहार में एक पूरा 10 साल का पीरियड था जहाँ पे 13 सरकार बनी थी और 2 प्रेसिडेंट रूल था और फिर इमरजेंसी था। तो ये जो कुछ 10 साल का पीरियड रहा, इसमें जो थोड़ा बहुत भी पहले जो उसको प्री कॉलोनियल सिस्टम ऑफ अर्बनाइजेशन प्रैक्टिसेस थे जो एग्जिस्ट कर रही थी, वो भी खत्म हो गई थी। हेलो जी हम लोग हैं। यस, ओके, आई थॉट द थिंग हैज चेंज्ड इनटू अ स्पीकर व्यू और समथिंग। ओके, तो उसकी वजह से जो सिस्टम आई एम सॉरी बट आई कैन ओनली सी, इज दिस इन अ स्पीकर मोड और समथिंग? हाँ, ये सोलो मोड में है, इसमें केवल आप। ओके, बट आई कांट सी अदर्स, तो ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। कोई हाँ, थैंक यू, एटलीस्ट यू नो ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ, सॉरी। तो वो जो 13 साल का पीरियड था उसमें जो हमारे कॉलोनियल जो मोड ऑफ जो भी था थोड़ा वो भी खत्म हुआ और बहुत अच्छी तरह से उसको खत्म किया भी गया।
उससे 2-4 प्रैक्टिसेस बहुत इनहेरेंटली बिहार में डेवलप हो गई। एक ये था कि फिर 20 साल के लिए बिहार में म्युनिसिपैलिटी सुपरसीडेड रही। तो जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ 74th अमेंडमेंट के तहत, वो पहली बार 2005 में हुआ था। हाँ, 2005 में हुआ था, और वो भी एक मजबूरी के तहत हुआ था क्योंकि उस वक्त JNURM का फंड आने वाला था, जो कि कुछ 12,000 करोड़ का था, और उसकी शर्त यही थी कि अगर आप 74th अमेंडमेंट के तहत इलेक्शंस नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पे जोर था, और वो विच वाज ट्रू आल्सो फॉर 73rd। तो अगर आप 74th अमेंडमेंट के तहत इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर उसमें बड़ा जल्दी में, और उसके लिए बहुत लंबा कोर्ट केसेस भी बिहार में चला है। बिहार मेयर काउंसिल का एक एसोसिएशन था, उन लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा कोर्ट केसेस किए, और तब उसके बाद 2005 में पहली बार 20 साल के बाद बिहार में म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए। तो तो हुआ ये कि जो लोग 2005 में म्युनिसिपैलिटी में आए, उनका उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो 20 साल पहले भी थे और उनका कोई बैकग्राउंड था, या कुछ लोग ऐसे थे जिनके ससुर बाप बेटा इस तरह के कोई कनेक्शन था। लेकिन ये जो न्यूली इलेक्टेड थे, इनको अपने बहुत ज्यादा जिसको कहा जाएगा, उनको अपने पावर्स के बारे में भी नॉलेज नहीं था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेशन था अर्बन के रेफरेंस में खास तौर से, वो बिहार में शुरू से बहुत ज्यादा रहा है। तो और उसका एक लैक ऑफ जो 20 साल म्युनिसिपैलिटी सुपरसीडेड रही, उसके वजह से ये हुआ कि जो MLC का इलेक्शन होता है, जिसमें कि ये म्युनिसिपल काउंसलर्स जो होते हैं वो वोट करते हैं, जो MLC का रिजर्वेशन होता है टीचर्स का, लोकल सिविल सोसाइटी का, वो MLC के इलेक्शन में फिर ये लोकल म्युनिसिपल काउंसलर्स का कोई से नहीं था, क्योंकि जब इलेक्शन ही नहीं हो रहा था तो कोई था ही नहीं। फिर MLC एडहॉक बेसिस पे, और इनफैक्ट 18 साल तक MLC के ये सीट्स बिहार में खाली रहे, और इसकी वजह से जो अर्बन का कोई एक स्टेक होना चाहिए, या कोई एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, या कोई एक इंसाइट होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं था। और 74th अमेंडमेंट एक्ट जब इम्प्लीमेंट भी हुआ था 2005 में, तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का ये मानना था कि आप इतना पैसा और पावर सिर्फ वार्ड काउंसलर्स को कैसे दे सकते हैं, as even they were very reluctant to let it go। और वो एक स्ट्रगल जो है आज भी चल रहा है, और बिहार में एक अलग लेवल का चल रहा है। हालांकि जो वो एक नेचर ऐसा हो गया है कि ये एक जो हम एक प्रैक्टिसेस देखते हैं कि सभी शहरों में आज की डेट में एक नाली भी बनता है, तो उसमें लोकल लीडर से लेके लोकल पॉलिटिशियन से लेके सबकी होर्डिंग और बोर्ड्स लग जाती है। तो वो अर्बन एक कंटेस्टेड सा साइट हो गया, जहाँ पे हर कोई दिखाना चाहता है कि हम काम कर रहे हैं। और इसमें जो एक वार्ड काउंसलर है, वो बेचारा सिर्फ एक साइन, कि किसी का बर्थ सर्टिफिकेट साइन करना, ये फॉर एग्जाम्पल जब पटना मास्टर प्लान जो बन रहा था, जो अभी तक बिहार में कुछ ऑलमोस्ट 30-40 साल के बाद बना, क्योंकि बिहार में सिर्फ पटना ही का मास्टर प्लान बना, वो भी 1962 में बना था, उसके बाद आज तक नहीं बना, और अभी बना है। और उस मास्टर प्लान में यहाँ के लोकल काउंसलर्स को आज तक कंसल्ट भी नहीं किया गया, उन्हें पता भी नहीं कि कहाँ पे क्या है नहीं है। तो जो 74th अमेंडमेंट एक्ट का इंक्रोचमेंट है, वो बिहार में बहुत ही अलग लेवल का है। मतलब यहाँ पे आज की डेट में 50,000 से ज्यादा, या शायद अब वो थोड़ा बढ़ गया है, 50 लाख तक का हो गया है। The ward councillors don't have the power to make expenditures. You know, the ward councillors, बिहारी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यहाँ के जो बिहार म्युनिसिपल एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्टेट गवर्नमेंट अगर कह दे कि आप ये मतलब बेसिकली म्युनिसिपैलिटी मेक्स अ रूल, द स्टैंडिंग कमेटी मेक्स अ रूल, और वो भेजती है अप्रूवल के लिए। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट वो लिख के भेज दे कि नहीं हमें ये अप्रूव नहीं करना है, तो म्युनिसिपैलिटी को मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज अ क्लियर इंक्रोचमेंट ऑफ 74th गवर्नमेंट एक्ट। तो ये गवर्नमेंट बिहार में खास तौर से अर्बन गवर्नेंस का इंक्रोचमेंट बेइंतहा तरीके से करती है। मतलब अर्बन गवर्नेंस एक सिंबॉलिक पोजीशन पे ही आज की डेट में है। इसलिए
और उसका सिंबॉलिज्म एक बहुत ही मार्केट वैल्यू के फॉर्म में आ गया, जो ये पूरा स्मार्ट सिटी का जो पूरा पॉलिटिक्स है कि हम स्मार्ट सिटी हैं, हम स्मार्ट सिटी बनना चाहते हैं और हमारा स्मार्ट सिटी में नाम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में नीतीश जी ने उन्होंने वो उसके बारे में भी काफी कॉन्वर्सेशन किया था कि हमें स्मार्ट सिटी में अगर लिस्ट में नहीं किया जाएगा तो हम बिहार वाले एजिटेट करेंगे ना, बट दैट वाज अ क्लियर पॉलिटिक्स, क्योंकि आज की डेट में बिहार में एक भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे क्लियर कट वेस्ट मैनेजमेंट होता हो। बिहार में एक भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ के ड्रेनेज और सीवरेज लाइंस अलग हों। अभी भी पटना के बारे में, और एंड आई एम श्योर इट इज ट्रू फॉर अदर सिटीज आल्सो, जो कॉलोनियल के वक्त में जो ड्रेनेज या सीवरेज बने हैं लाइन, वही आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी हैबिटेबल या जितने भी नेबरहुड्स हैं वो सारे अनप्लान्ड नेबरहुड्स हैं। अगर आप लिटरेचर अर्बन स्टडीज का उठाइएगा और आप बड़े शहरों के बारे में पढ़िएगा तो उनका हमेशा कॉन्वर्सेशन चलता है, ये इलीगल है, लीगल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इंक्रोच्ड है, इंक्रोच्ड है। लेकिन बिहार में आपको कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन सा लीगल है और कौन सा इलीगल है। तो आप लीगल बताने के लिए भी आपको इलीगल का पता होना चाहिए, या इलीगल बताने के लिए आपको इलीगल का पता होना चाहिए। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड है उसकी भी हिस्ट्री पे हम लोग को थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एक हिस्ट्री रहा है, जो कि बिहार में भी था, मुजफ्फरपुर में भी था, मुजफ्फरपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, बिहार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था। तो इंस्टीट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट्स हमेशा रहे हैं, लेकिन उनके जो परफॉर्मेंस है या उनको कुछ करने की जो क्षमता थी वो हमेशा से जीरो रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस है वो पॉलिटिकल पैट्रनेज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया, बनिस्बत इसके कि हम एक्चुअली कुछ करें। कि जैसे बिहार में कोऑपरेटिव्स है, उसमें भी क्यों नेता को मतलब सीट दे दिया गया या उनको लीडर बना दिया गया, उनको चेयरमैन बना दिया गया। या तो बिहार हाउसिंग बोर्ड का भी मैंडेट था हाउसिंग बनाने का, और इसीलिए बिहार हाउसिंग बोर्ड ने एक्सटेंसिव लैंड एक्विजिशन किया, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, पटना में तो किया ही उन लोगों ने, जमशेदपुर में क्या, रांची में क्या। अगर आपको आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है तो मैंने अपने थीसिस के लिए यूज किया बिहार हाउसिंग बोर्ड का, फॉर्चुनेटली व्हिच आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, उनके पिछले ऑलमोस्ट 50-60 साल के मिनट्स ऑफ द मीटिंग अपलोडेड है उनके वेबसाइट पे, और अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर, छपरा, इन शहरों में भी काफी लैंड एक्विजिशंस किए गए हैं और उसके डिटेल्स भी अवेलेबल है। लेकिन और ज्यादातर लैंड एक्विजिशन का जो लॉजिक होता था वो होता था स्लम क्लियरेंस के लिए, या जो कंजेस्टेड नेबरहुड्स हैं उसके क्लियरेंस के लिए, या मिडिल क्लास के हाउसिंग के क्लियरेंस के लिए। तो रैशनल हमेशा यही था, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ था और पार्टीशन से लोग आए थे और वॉर से अफेक्टेड लोग आए थे, तो देयर वाज अ लैक ऑफ हाउसिंग। और बिहार में जो कि इंडस्ट्री बहुत थी, बरौनी वाज एन इंडस्ट्रियल एरिया, धनबाद वाज एन इंडस्ट्रियल एरिया, जमशेदपुर, ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज थे। तो इंडस्ट्रियल हाउसिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 5 ईयर प्लान में एक जो नेशनल मैंडेट था उसका भी एक बड़ा हिस्सा रहा, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ बना, भुवनेश्वर बना, ऐसे बहुत सारे शहरों ने बहुत काम किया। ये जो दिल्ली है, दिल्ली के आप बहुत सारे नेबरहुड्स देखते हैं, ये सारे उन्हीं सारे मैंडेट्स में बना। लेकिन उन सारे मैंडेट्स में देखते हुए बिहार में बिहार में डीडीए के फॉर्मेट में इंस्टीट्यूशन भी बने और सारा काम हुआ, लेकिन फिर हाउसिंग बिल्ड नहीं कभी हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कभी आर्किटेक्ट टाउन प्लानर्स अपॉइंट नहीं हुए। हमारे यहाँ जो एकमात्र टाउन प्लानर थे बिहार के, बीएल बाबा, जो अभी भी दिल्ली में हैं और काफी उम्र दराज है, और उन्होंने फिर दिल्ली में बहुत काम किया। यहाँ के जो वन ऑफ द फर्स्ट पटना में बिहार के टाउन प्लानर थे, उन्होंने बाद में ही वाज अपॉइंटेड, आई थिंक ही वेंट टू राजस्थान। सो इनिशियली सारे इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। बिहार हाउसिंग बोर्ड ने फिर सिस्टमेटिकली
रैशनल दिया कि हम सारे जो अर्बन पुअर नेबरहुड्स हैं या स्लम नेबरहुड्स हैं, या जो पुराने नेबरहुड्स हैं या जो कंजेस्टेड नेबरहुड्स हैं, उसको क्लियर करेंगे और हम लोग नए डायरेक्शन में सिस्टमेटिकली प्लान्ड नेबरहुड्स डेवलप करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे लैंड एलोकेशंस जो है वो मिडिल इनकम और हायर इनकम नेबरहुड्स को दिए गए। इसीलिए पटना ऐसे शहर में 2016 तक जो पाटलिपुत्रा जो हाउसिंग कॉलोनी या जो पाटलिपुत्रा नेबरहुड जिसको आप जानते हैं, वो 2016 तक पाटलिपुत्रा में लोग म्युनिसिपल टैक्स नहीं भरते थे बिकॉज दे मैनेज टू स्टे आउट ऑफ इट। एंड एवरीवन नोज वो सिर्फ आईएएस और चीफ जस्टिस और ऐसे लोगों के नेबरहुड्स रहे। ट्रेडिशनली पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी या जो भी आप कहें, वो एक बहुत ही बिहार पटना शहर का एक इलीट नेबरहुड रहा है और उन्होंने अपना सिस्टम रखा, अपना कुछ रखा, और वो शहर के बीचों बीच रहने के बावजूद उन लोगों ने आज तक म्युनिसिपैलिटी टैक्स नहीं दिया और उन्होंने कहा म्युनिसिपैलिटी से कुछ लेते भी नहीं है। सो that was a very systematic kind of an elite encroachment। और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम इविक्शंस देख रहे हैं जो हर शहर में हो रहा है, बहुत सिस्टमेटिकली हो रहा है और बहुत खामोशी से हो रहा है, जैसे कि पटना में हो रहा है एंड हाईवे और 4 वे और एक्सप्रेस वे के नाम पे हमारे स्टेट में एक्सटेंसिव एविक्शंस हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एविक्शन पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें यही सारी मेन पैरामीटर्स तो होते हैं कि आपके एक्सेस, इक्विटी, दीज आर द बेसिक इंडिकेटर्स व्हिच आर लुक्ड एट। और अगर एक्सेस और इक्विटी आप एक पूरे तबके को मार्जिनलाइज करके तो नहीं हो सकता है। और पूरे तबके मतलब हमारे यहाँ तो पटना शहर में जो कैपिटल सिटी है वहीं पे किसी को म्युनिसिपैलिटी से तो पानी का भी वो नहीं मिलता है। सो द थिंग इज अनफॉर्चुनेटली और उसमें काफी जिम्मेदार हम जैसे लोगों का भी है, जो हम प्रवासी टाइप बिहारीज होते हैं, जो हम बाहर से आते हैं और इस बात पे बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे यहाँ तो बरिस्ता भी खुल गया है और कैफे कॉफी डे भी खुल गया है, और हम उसी से खुश हो जाते हैं। और हम ये नहीं देखते हैं कि जो बाकी सारे मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं हैं। और या मेट्रो बन रहा है तो आप उससे खुश हो रहे हैं। और आई ऑलवेज मतलब हम अभी तक ट्रेन में ही सफर करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होता है जब हम बॉम्बे से पटना ट्रेन में आते हैं और लोग बताते हैं कि अरे देखिए वो फ्लाईओवर से जा रहे थे, इतना बढ़िया लाइट मार रहा था और इतना सुंदर लग रहा था हम बॉम्बे में हैं। और मुझे अफसोस होता है कि अरे आप क्या देख रहे हैं, मतलब आप देख नहीं रहे कि बेली रोड में कल हम बेली रोड में 2 फ्लाईओवर से क्रॉस किए हैं, जो कि मेन बेली रोड में कुछ 200 पेड़, न जाने वो कितनी पुरानी पेड़ होगी, जो आप बिल्कुल नहीं उगा सकते। अब तो इम्पॉसिबल है उसको आप ला कह दीजिए कि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, यहाँ प्लांट कर रहे हो, वो कर रहे हो। और वो फ्लाईओवर it is in the middle of nowhere, it is not taking you anywhere, it is not even overflying anything. A flyover is supposed to fly over some kind of an impediment, चाहे तो आप कोई बहुत क्राउडेड एरिया को फ्लाईओवर कर रहे हैं या कोई बहुत कंजेस्टेड एरिया को फ्लाईओवर कर रहे हैं या एक ऐसी जगह जहां से आप करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इन द मिडल ऑफ नोवेयर है। तो हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या देख रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। तो बेली रोड में इतना पेड़ कटा, barely anyone said anything। बेली रोड पे सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स टूट करके हमारा म्यूजियम बन गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। जितने भी पटना में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, नीतीश जी का 1 टाइम एजेंडा हो गया सबको तोड़ने का, चाहे वो कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग हो, चाहे वो म्युनिसिपल हिस्टोरिकल मार्केट हो। दूसरे शहर में, दूसरे देशों में लोग अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को नहीं भी होता है तो उसको बना देते हैं हिस्टोरिकल। मुझे याद है हम आई हैड बीन टू अ स्मॉल सिटी विच इज वेरी क्लोज टू वेनिस, और वहां पे मतलब सिर्फ मिथ है कि रोमियो एंड जूलियट इस शहर में आए हैं और रहे हैं,
और उन्हें पूरी शूटिंग के प्रॉप्स को और लेटर्स को और ऐसा करके वहां भीड़ लगी रहती है। तो ये होता है कि आप मिथ से भी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट क्रिएट करके, और हमारे यहाँ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होने के बावजूद हम लोग उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। तो पटना कलेक्ट्रेट पे भी अभी स्टे ऑर्डर लगा हुआ, मतलब पटना कलेक्ट्रेट को तो तोड़ने गए तो मशीन टूट गई, लेकिन वो उसको उस बिल्डिंग को नहीं तोड़ पाए। अगर आप में से कोई भी कभी पटना में आए तो आप जाके देखिए, आधा टूटा है, आधा बचा हुआ, आधा लटका हुआ है। जो जो क्रेन तोड़ने आई थी उसके ब्लेड्स क्रैक टूट गए थे, वो उसकी दीवारों को नहीं तोड़ पाए। तो our priorities are absolutely mixed. We have absolutely, वो उसकी सिर्फ एक ही वजह ये है कि स्पेशली इन स्टेट्स लाइक बिहार, चाहे जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उसके जो इंटेंशंस हैं, वो बहुत ही मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग के बारे में, क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली मार्केट ड्रिवन। आपके पास इतना पैसा फ्लश हो रहा है स्मार्ट सिटी के अंदर। स्मार्ट सिटी में आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने गांधी मैदान में एक टीवी लगा दिया। अब पता नहीं, आपने पूरे गांधी मैदान को कोड़ के रख दिया। आई एम सॉरी, मोस्ट ऑफ माय एग्जांपल्स आर कमिंग फ्रॉम पटना, बट आई एम श्योर इट इज द सेम। जब अगर कैपिटल सिटी की ये हालत है तो आप दूसरे शहरों के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी हम लोग चंदन जी को एक बार सुनते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट राउंड में श्योर आगे बढ़ाएंगे। चंदन सर, आपको आवाज आ रही? तो आप जी। हाँ, आ रही है। प्लीज आप अपनी बात रखें। तिलक जी, हम लोग आपसे अब सुनना। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही। आवाज आ रही है मेरी? मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो मैं ऐतिहासिक शहरीकरण की परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तुमको समझना होगा कि आखिर जिंदगी कहाँ से आती है। बुद्ध का एक सिद्धांत हुआ करता था, जो किसी घटना के पीछे कुछ न कुछ के पीछे कोई कारण होता है। तो अगर गंदगी में हमारा बिहार में बहुत सारे शहर या भारत में बहुत सारे शहर आ रहे हैं दुनिया में रैंकिंग में, तो आखिर क्या कारण है? आप जब ऐतिहासिक शहरीकरण की को पढ़ेंगे तो हमारे पहला शहरीकरण कहा जाता है फर्स्ट अर्बनाइजेशन जाता है, और मौजूदा जो सभ्यता हुआ करती थी उनको। उसके बाद कहा जाता है जब चंदन सर इनफैक्ट लगता है अचानक गायब हो गए। तो मतलब मुझे मिला जुला करके अच्छा, टेक्निकल व्यवधान भी कभी कार्यक्रम को प्रभावित करता ही है। भले ही जमाना ये भी हम लोग स्मार्ट सिटी और नहीं स्मार्ट सिटी में होने, सही में स्मार्ट सिटी में होना ज्यादा जरूरी है। जी सर, आप कंटिन्यू करें। अब आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, जब आयरन की खोज हुई भारत में, तो उसको आयरन के बाद आयरन के टूल्स बनने लगे, जैसे हथियार बने। और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, उसमें वनों को काटकर नया शहर बसाया गया, जैसे श्रावस्ती था, पाटलिपुत्रा था। ये सब सेकंड अर्बनाइजेशन का पार्ट है। तो ऐसे ही बहुत सारे 32 टोटल शहर बने थे उस जमाने में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जो नए शहरीकरण का दौर है। उस जमाने में आप देखेंगे जो पहला शहरीकरण जब मोहनजोदारो हुआ था, तो वहाँ अभी हम जानते हैं जो उसके ड्रेनेज सिस्टम ऐसे थे, पानी गंदा पानी निकलने का रास्ता दूसरा था, फिर साफ पानी किधर से आता था, ये पूरा हम लोग देखते हैं जो अभी पाकिस्तान में है मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता। लेकिन आप सेकंड अर्बनाइजेशन के शहरों को देखेंगे, जैसे काशी हो गया, या जैसे बहुत सारे तीर्थस्थल सेकंड अर्बनाइजेशन के पार्ट थे जो बसे थे।
काशी में आप शहरों को देखिए तो पुराने शहरों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, एक गली गली से आप अच्छा चंदन सर, आपकी आवाज बाबा कट विश्वनाथ रही है, जाते आप हैं। वीडियो तो ये ऑफ करके सेकेंड एक बार अर्बनाइजेशन जो अनप्लान्ड, जी आप वीडियो ऑफ करके बोलने इसको की ऑफ कोशिश करके कीजिए तो शायद ऑडियो बेहतर आए। बिल्कुल, जी आ रही है। हाँ बेहतर आ रही है। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन के शहरों में ऐसा हुआ जो अनप्लान्ड था। उसके बाद पहला जो आधुनिक भारत में पहला जो प्लान्ड सिटी कहते हैं वो जयपुर को कहा जाता है, जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आप उस शहर को देखिए तो 50 फीट चौड़ी सड़कें हैं और सब सड़कें ट्रांजैक्शन पे मिलती है, एक चौराहे पे मिलती है। तो ये थर्ड अर्बनाइजेशन है इंडिया का, जयपुर सिटी। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये फोर्थ अर्बनाइजेशन अभी दौर चल रहा है, चौथी शहरीकरण का। लेकिन ये फोर्थ अर्बनाइजेशन में और फर्स्ट अर्बनाइजेशन में अंतर ये है, जो फोर्थ अर्बनाइजेशन है वो दो तरह से अभी चल रहा है, जिसमें एक है जो छोटे शहरों में जो माइग्रेट होते हैं गांव से, उनमें जॉब के लिए नहीं बल्कि एक प्रेस्टीज की तरह शहर में घर खरीदना है और शहर में बसना है, एक घर शहर में भी होना चाहिए, ये है। और बड़े शहरों में लोग नौकरी के लिए जाते हैं, इसलिए माइग्रेट हो रहे हैं। तो जब मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ, मैं बता रहा हूँ मुजफ्फरपुर की आबादी अभी 3 लाख 3.5 लाख के आसपास है, जो पिछले 10 साल में डबल हो गई है। पहले जो आबादी हुआ करती थी उससे पिछले 10 साल में वो डबल हो चुकी है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था मुजफ्फरपुर का, आपकी आवाज गायब हो गई इनफैक्ट। तो खैर चंदन सर फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। बसंत जी, आर्यदेव, आप लोग जब भी कुछ ऐसी बात हो तो आप लोग कभी भी इंटरवीन कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें लगता है कि अ, हम लोग इतिहास की बातें कर रहे हैं और इतिहास कहीं ना कहीं कहिए कि इतिहास का वर्तमान में भी एक चेहरा जो दिखना चाहिए, ऐतिहासिक जो समझ से आना चाहिए, वो उसका अभाव कहीं ना कहीं जरूर दिख रहा है। चंदन सर, आवाज आ रही है आपको? आ रही आवाज? आई थिंक इंटरव्यू, हाँ बीच में आप गायब हो गए थे, कंटिन्यू कर सकते हैं। दीपक जी जी अभी आ रही है। क्रश हो रहा है बार। हाँ तो कट हो रहा है। मुजफ्फरपुर का एक रिसर्च हम पढ़ रहे थे अभी पिछले 2-3 सालों में। वो था जो अराउंड 200 के ऐसे 200 करीब ऐसे स्पॉट हैं जो अनप्लैन्ड बसे हैं लोग मुजफ्फरपुर में, जो प्लान्ड नहीं है। तो इस मास्टर प्लान हमारे किसी भी, जैसे सीमा जी बता रही थी, मास्टर प्लान बनते बनते जब हम शुरू करते हैं जो 2040 का मास्टर प्लान, तो वो बनता है 2040 में। तो बात बहुत है, लेकिन मैं इंडिविजुअल सामाजिक नागरिक के होने के नाते ये हमारा फर्ज है जो हम अपने शहरों को, अपने जगहों जहाँ पे रहते हैं उसको कैसे साफ करें। आप देखिए तो मुजफ्फरपुर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वहाँ की हवा बहुत ही दूषित है। आखिर ऐसा क्यों है? ये समझने की बात है। जो हम कहते हैं जो दिल्ली के आसपास बहुत सारे कारखाने कल कारखाने हैं, इसलिए यहाँ पर प्रदूषण बढ़ता है, गाड़ियां बहुत है। लेकिन मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं है, कल कारखाने कोई भी आसपास नहीं है, गाड़ियां भी उस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से उतनी नहीं है। लेकिन प्लानिंग की तरह जो सड़कें होनी चाहिए, ऐसी जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वो किसी भी शहर में भारत में अभी नहीं है। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ इंदौर का। ये स्वच्छ भारत अभियान 2014 में जो शुरू हुआ, उससे पहले बहुत सारे अभियान स्वच्छता के लिए हमारी सरकार ने चलाया है। लेकिन सिर्फ योजना को चलाना और योजना के बारे में बोलना, ये दो बातें होती है। एक जो बहुत आमिर खान का टूरिस्ट का ऐड आता था जिसमें किला फेंक दिया तो वही अतिथि देवो भव का, जो आप स्वच्छ रखिए, लेकिन उस समय भी ऐड आता था। लेकिन अब जो 2024
के बाद है, तो बहुत सारे शहरों में हम देखते हैं जो परिवर्तन हो रहा है। इंदौर एक जमाने में बहुत गंदा शहरों में से एक आता था, आज वो नंबर 1 शहर है, क्योंकि वहां पर सामाजिक नागरिकता जो है, सिविक सोसाइटी वो काफी जागरूक हो चुकी है। तो इसी तरह हम बिहार में भी जागरूकता जही है हर चीज के लिए, जो इतिहास से हमको जोड़ के देखना चाहिए, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कैसे हुआ करता था और आज के समय में क्या हो रहा है। हम सरकार पे सब कुछ नहीं छोड़ सकते, जो सरकार करेगी तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं। अपने आप को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। आज के समय में जब हम देखते हैं जो ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, आप देखिए गांव में, वहां पे हर गांव आपको साफ और स्वच्छ मिलेगा, सुंदर मिलेगा, उनको कौन समझाता है। और लेकिन वही जब शहर में बसते हैं तो वही गंदगी, फिर तो ये जो मानसिकता है इसको भी बदलने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें हम अपना शहर को कैसे सुंदर और स्वच्छ रख सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है समझने के लिए, बोलने के लिए नहीं। ये आज की जरूरत है, हमको अपना कर्तव्य भी उसके साथ जोड़ के रखना है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब घर का कचरा लोग बाहर फेंकते हैं, ये मानसिकता ही है। जैसे हम देखते हैं जो और हो सकता है जो अभी बहुत शहरों में म्युनिसिपैलिटी ऐसा कचरा उठाने वाला अभी तक नहीं आया है, तो लेकिन ये हमारा है, जो कचरा हमारा है तो हम उसको कैसे डिकम्पोज करें, इसका भी व्यवस्था कुछ लोग को अब धीरे धीरे करना चाहिए। ऑर्गेनिक कचरा, नॉन ऑर्गेनिक कचरा वाला जो होता है, ये सब वो खुद अब गांव में देखिए जो कहीं फेंका जाता है, कहीं बाहर नदी नाले में नहीं, वो अपने घर में ही इस तरह का डिकम्पोजिंग सिस्टम बना के रखे हैं जो ट्रेडिशनल है, वो कोई सिखाता नहीं है उसको। अब ये अपने आपकी मानसिकता में ही हम बदलाव कर सके, स्वच्छ अपना देश, अपना शहर को सुंदर बना सकते हैं। ठीक है चंदन सर, फिर नेक्स्ट राउंड में हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक आई थिंक 2-3 सवाल जो 2-3 पॉइंट जो इसमें आ रहे हैं कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो बात सीमा जी ने कहा कि लीगल और इलीगल वाली बातें, कि बहुत सब कुछ ऑलमोस्ट लीगल है। आर्यदेव हमारे साथ हैं, आर्यदेव ने वो लॉयर भी हैं ट्रेनिंग से। आप बताइए, और आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी रखें। जी, जहाँ तक बात है इतिहास की, तो प्रवासी और अप्रवासी जो बिहारी हैं वो इतिहास के भरोसे कितने दिन तक और वो गौरवान्वित महसूस करेंगे। नई चीजें बोलनी चाहिए, जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में बात हो। ये एक इनिशिएटिव है प्रिया करके, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, जो कि मुजफ्फरपुर में काम करता है। सेटलमेंट इम्प्रूवमेंट कमिटीज बनाता है जो कम्युनिटीज को मोटिवेट करते हैं, और रिपोर्टिंग उनकी बहुत अच्छी है। उन्होंने वो एक रिपोर्ट लेके आए हैं जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स की मैपिंग की है उन्होंने, मैपिंग ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स इन मुजफ्फरपुर। जितनी भी समस्याएं हैं, जिस आर्टिकल को तिलक रेफर कर रहे थे, उसमें जो ओपन ड्रेनेज की समस्याएं हैं, या जैसा सीमा जी कह रही थी वो ट्रैफिक जैम वगैरह की समस्याएं हैं। 2031 का एक मास्टर प्लान है पटना के लिए। पटना की बात इसलिए क्योंकि वो स्मार्ट सिटीज में चुना गया है। बिहार से 4 डिस्ट्रिक्ट, एक मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर और बिहार शरीफ, और उनकी स्थिति बहुत खराब है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जैसा कि मुजफ्फरपुर सबसे नीचे आया है, वैसे ही अबव 10 लाख पॉपुलेशन वाले जो सर्वेक्षण होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें पटना का रैंक सबसे कम था पिछले साल 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में। जो अर्बनाइजेशन एफर्ट्स के लिए जो 2031 का मास्टर प्लान है पटना का, वो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताता है। जो एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बन एक्सपेंशन, उसमें जो मल्टीपल न्यूक्ली की बात की गई है, या रूरल अर्बन कंटिन्यूम, जो कि माइग्रेशन रोकने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अर्बनाइजेशन बिहार में स्लो है, जिस वजह से
कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो ट्रांजिट सिस्टम की बात कही गई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जैसे अलग अलग स्मार्ट सिटीज में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, ये ट्रांजिट स्पेसिफिक। तो इन सबों के बारे में, इन अर्बनाइजेशन एफर्ट्स के बारे में सीमा जी की राय जानना चाहेंगे। क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, कैसे लोग जोड़े जा सकते हैं, कैसे नेटवर्क्स हेल्पफुल हो सकते हैं इन द अर्बनाइजेशन प्रोसेस ऑफ बिहार, सस्टेनेबल और अर्बनाइजेशन, दैट इज। मैं अपना एक सवाल भी ऐड कर देता हूँ, सीमा जी शायद उसको साथ में ही आंसर कर दें। बहुत पहले तो मैं तिलक जी को करेक्ट करूं, मैं मुंबई बेस्ड हूँ। दूसरी चीज, चंदन जी और सीमा जी की दोनों की बात मैंने बहुत गौर से सुनी, और चंदन जी की बात बहुत जायज है कि पिछले 10 साल में मुजफ्फरपुर का पॉपुलेशन डबल हुआ है। एक होड़ सी लग गई है मुजफ्फरपुर के पेरिफेरल 50-60 किलोमीटर में, जो लोग भी जिनका घर है वो वही लोग जमीन खरीद के शहरों में आ गए हैं। तो एक तरह से 50-60 किलोमीटर दूर का गांव ही फिर से शहर में अपना एक बना लिया है, और वो कम्यूट करते हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई से विरार की दूरी 60 किलोमीटर है एग्जैक्ट, और लोकल ट्रेन चलती है हर 2 मिनट पे, हर 4 मिनट पे, जो भी है, और लोग डेली कम्यूट करते हैं। विरार में रहने वाले को बांद्रा में आके रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो सरकार की तरफ से लापरवाही है, और चंदन जी ने कहा कि हाँ हमें भी बहुत जागरूक नागरिक होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर जगह घर वो बनाएंगे, लेकिन हम बिहार के लोग जब मुजफ्फरपुर से बाहर निकल के किसी दूसरे शहरों में फ्लैट खरीदते हैं, तो हम प्ले ग्राउंड, ये बगल में हॉस्पिटल कितने किलोमीटर दूरी पे है, ये कितना रेलवे स्टेशन कितना, ये सारी चीजें तय करके एक मकान खरीदते हैं। पर मुजफ्फरपुर में मैंने देखा बहुत ही अनप्लान, कहीं भी जमीन खरीद के एक घर बनाने की हो रहे, हर कोई घर की हाइट अपने अनुसार रखते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो रेगुलेटरी बनाए कि नहीं, या आप यहाँ पे जो ब्रोकर हैं जो जमीन बेचते हैं उनके लिए भी ये मैंडेटरी हो फॉलो करना कि नहीं, आप इंडिविजुअल 10 लोगों को जमीन बेच दिए, लोग अपने अनुसार नहीं, आपको अगर इस एरिया में है तो आप 4 ब्रोकर हो, आपको कोलैबोरेट करके एक यहाँ प्ले ग्राउंड, एक यहाँ, जैसे कि मुझे याद है मैं बचपन में सभी ने क्रिकेट खेला है, तो अगल बगल घर कम बने थे तो हम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आज के दौर के बच्चों के पास कोई ग्राउंड नहीं है कहीं जाके खेलने के लिए, चीजें करने के लिए, और एक होड़ लग गई है सभी को शहर में आके बसना है। शायद वो आधुनिकता का परिचायक हो गया, तो हम शहरों को गांव तक नहीं पहुंचा सकते। या फिर ये ग्लैमराइजेशन क्यों है कि हाँ ये शहर, अगर हम मुजफ्फरपुर मेन में रहेंगे, जैसा उन्होंने सीमा जी ने कहा कि बेवजह फ्लाईओवर है जो कहीं आपको नहीं ले जा रहा है, लेकिन आप वो उसकी लाइट देख के आपको लगता है आप शहर में रहते हो। शहर का मतलब मुझे लगता है स्मार्ट सिटी की परिभाषा स्वच्छता, सुलभता, जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, नहीं कि यहाँ बहुत बड़ा कंक्रीट इमारत है। तो उस दिशा में कहाँ चूक एज ए नागरिक हम लोग से हो रही है, और कहाँ चूक गवर्नमेंट कर रही है, दोनों के बीच का रास्ता कौन सा हो सकता है? सीमा जी। That's like a lot of question. Lot of question in the sense कि I've also controlled not to make it too political in the sense, लेकिन बिहार में अगर आप ये conversations करें तो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में पटना में मुझे पता है कि कहीं भी पॉलिटिक्स से आप हट के नहीं रह सकते हैं बहुत। हाँ वही बात है। जैसे पटना में आज की डेट में 1600 विजिलेंस केसेस है अपार्टमेंट्स पे, 1600 विजिलेंस केसेस है। तो ये तो कोई और लोग नहीं है, ये हम लोग ही है ना, हम में से ही लोग हैं जो इतने सारे विजिलेंस केसेस हैं। या जो हाउसिंग बोर्ड की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये मिडिल क्लास ही है जिन लोगों ने लो मिडिल क्लास का लैंड एनक्रोच करके अपने नाम कर लिया। और आज के डेट में आप फ्लाईओवर्स और इसके नाम पे, जैसे अगर आप थोड़ा भी फेमिलियर है पटना से, तो पूरा जो दीघा फ्लाईओवर अभी बना है, दैट होल स्ट्रेच हैड अ ह्यूज स्लम पॉपुलेशन। या अगर आप पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास से कभी गुजरेंगे तो आप देखेंगे पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन और उसके नाली के बीच में एक टेसलाल वर्मा करके स्लम है, जो बेसिकली समझ लीजिए कि 2 या 4 फीट की जमीन में बस वो लोग
लटके हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको एविक्ट भी नहीं कर सकती बिकॉज दे हैव लिव्ड देयर फॉर इयर्स। तो एक तरफ नाली है और एक तरफ स्टेशन है, और बीच में बस जरा से उनको छोड़े हुए हैं। तो उनको अगर जब निकलना भी पड़ता है तो वो दीवार से कूद करके निकलते हैं, ऐसा करके। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग बहुत ही बेहिस लोग हैं, और हम वही लोग हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं भी करते। आज की डेट में यहाँ पे जितने भी पॉश एरियाज हैं वो रैम्पेंटली कमर्शियल हो चुकी है, और आप हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्लॉट कर रहे हैं, और सिविल सोसाइटी तो ऑलमोस्ट नहीं एग्जिस्ट करती है, और जो कि ये किसी तरह के इस कॉन्वर्सेशंस को डेवलप करे। मतलब इस तरह के सवाल का जवाब हम कभी नहीं दे पाए। मतलब इसी तरह के सवाल के वजह से मैंने एक पूरी पीएचडी कर ली, और जब मैंने पीएचडी करना शुरू किया तो मुझे लगा अरे ये भी है, अच्छा ये भी है, ये अच्छा ये भी है। तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे पीएचडी का खुद यही था कि फॉर्मल इनफॉर्मल, क्योंकि हम दिल्ली बम्बई में पढ़े लिखे थे आर्किटेक्चर, मुझे लगा बस ऐसे ही कुछ करेंगे, मास्टर प्लान देखेंगे। पता चला कभी मास्टर प्लान बनाएंगे नहीं, तो ये भी नहीं। एंड देन आई एंडेड अप डूइंग अ हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द सिटी, एंड आई रियलाइज्ड कि जो इलीट कम्युनिटीज है वो हमेशा से हिस्टोरिकली अपने लिए एक आइलैंड्स बनाती रही और देखती रही, लेकिन आज की डेट में वो इलीट कम्युनिटी एक्चुअली यहाँ से चली गई है। उनके रियल स्टेट्स हैं, लेकिन हम सब बड़े शहरों में रहते हैं। दैट्स अ ट्रूथ। जो इलीट कम्युनिटी है उनकी रियल स्टेट स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम सब बाहर रहते हैं और हम सिर्फ उससे रेंट लेना सीख कर रहे हैं। हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसका कुछ फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, हम उसके लिए कोई कम्युनिटी नहीं डेवलप कर रहे हैं। सो वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अभी जो मैंने एक स्टडी की थी, जो न्यू मिडिल क्लास माइग्रेंट्स हैं, जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जो बिहार में अब आ रहे हैं छोटे, क्योंकि जो इस बार का सेंसस हुआ था उसमें एक न्यू सेंसस टाउन का कैटेगरी भी डाला गया था, और बिहार में न्यू सेंसस टाउन सबसे, आई थिंक आफ्टर बंगाल, या शायद बिहार में सबसे ज्यादा न्यू सेंसस टाउन डिस्कवर किए थे। तो ये न्यू सेंसस टाउन्स वैसे हैं जो कि ना तो जैसे लखीसराय है, आप उसको ये भी नहीं कर सकते कि लखीसराय गांव है, और ये भी नहीं कह सकते लखीसराय शहर है, या मुंगेर है जहाँ पे हम जिंदगी भर इट्स माय एंसेस्ट्रल टाउन, बट मुंगेर एक अजीब तरीके से हर तरफ से डिस्कनेक्टेड है। मतलब आज की डेट में भी अब इतने साल बाद, आई एम 40 years old and my parents are much of course elder to me, and बट मुंगेर जाना एक बहुत बड़ा मसला होता था। आप गंगा क्रॉस कर रहे हो और ये जा रहे हैं, गंगा के ऊपर जो मुंगेर जो गंगा ब्रिज बनने वाला था वो पिछले कुछ 20-25 साल से अब एक सेक्शन बना है। तो हम लोगों ने, द गवर्नमेंट हैज बीन नेग्लिजेंट एट वेरियस लेवल्स। ऑफ कोर्स जब हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पीरियड को बड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं कि जब लालू जी थे तो बहुत ज्यादा एक इन गवर्नेंस था और ऐसा था, लेकिन उस टाइम पे जो हाई कोर्ट थी या जो हमारी यहाँ की जो जुडिशरी थी वो बहुत प्रोएक्टिव थी, क्योंकि उनको उस जरिए एक जजमेंट देने को मौका मिल रहा था लालू जी पे भी, अ लीडर हु केम फ्रॉम एंड हु वाज नॉट अर्बन इनफ। हालांकि ही हिमसेल्फ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट। जब वो दूसरी बार इलेक्ट होके आए थे तो उन्होंने काफी सारे ऐसे किए थे, कुछ उन्होंने इंटरनेशनल एनआरआई मीट किया था और उसके लिए पूरे शहर को काफी पॉलिश किया था, बट द जुडिशरी has also been extremely proactive in Bihar in case of urban. In fact, बिहार में आप कहे तो एक लेवल पे अर्बन गवर्नेंस पटना हाई कोर्ट में ही चल रहा होता है। अब हर चीज के लिए नाली पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है लेकर के कि गाय सड़क पे चल रही है, कभी जजमेंट पटना हाई कोर्ट ही देती है। सो इट्स अ वेरी प्रिकैरियस सिचुएशन, ऐसे सवालों में मेरा दिमाग तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आई एम सॉरी, ना तो मेरे पास बहुत यूटोपियन साउंड करने का कैलिबर होता है, या देयर इज नो क्योंकि जो सिविल सोसाइटी थी, जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी,
इट्स अ ट्रुथ कि वो अब सब बाहर निकल चुकी है, उन सब के लोगों के यहाँ रियल स्टेट है, वो सिर्फ रेंट सीक करती है और उसको इन्वेस्टमेंट नहीं। और जो न्यू माइग्रेंट्स है जो छोटे शहरों से, दरभंगा, सीतामढ़ी, आज की डेट में पटना का जो एजुकेशन कोचिंग सेक्टर है वो 13,000 करोड़ का है। कैन यू इमेजिन इट? Is there any rule regulation for hostels या प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स? या लेकिन आप रमना रोड पे जाइए या पूरे उस तरफ सिटी की तरफ पटना में चले जाइए तो लोग कैसे कैसे हालत में कोचिंग सेंटर है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एक एक दुकान के फॉर्म में है, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन वो सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं शहरों में। इनफैक्ट मैं तो इंटरव्यू करना चाहूँगा। एक मान लीजिए कि एक तो हम लोगों ने जो बात की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, लीगल पर्सपेक्टिव है, इलीट वाली पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे एक जो बात आती है कि क्या कोई भी शहर या फिर हम ऐसे शहर की परिकल्पना क्यों नहीं कर सकते जिसमें हर तरीके के लोग रह सकें और हर तरीके के लोग अच्छे से रह सकें। इन द सेंस कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि अगर आप पब्लिक फैसिलिटीज इंश्योर करते हैं, अगर आप सड़कें अच्छी कर देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी कर देते हैं, पार्क अच्छी बना देते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, शहर को साफ रखते हैं, पोल्यूशन कम होता है शहर में, तो अगर किसी की आमदनी कम भी है तो कम से कम वो जिएगा, घुट के मरेगा नहीं है। हमारी स्थिति ये है कि आप दिल्ली से लेकर के, बम्बई से लेकर के, आप धीरे मैं दरभंगा से हूँ तो मान लीजिए दरभंगा में भी आप कहिए कि छोटे छोटे स्लम टाइप के इलाके, कहीं पानी के जमाव के कारण, कहीं भीड़ के कारण, कहीं कूड़े कचरे के कारण। तो ये जो एक छोटी सी चीज है जो कि बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, ये हम अगर कर दें तो आई थिंक लोगों की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्या लगता है आपको? जो भी आप मतलब कि बसंत जी, चंदन जी, आर्यदेव, जो भी इस पे टिप्पणी करना चाहें। नहीं, ये इस बात के एक्सटेंशन है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, ठीक है बहुत सारी समस्याएं गाढ़ी रूप से जमी हुई हैं। मैं बस ये कहूंगा कि जैसे कि अगर मैं मुजफ्फरपुर, मैं सिविलाइज्ड हूँ, सपोज मैं मान लिया, और मैं कोई चीज कचरे के डस्टबिन में फेंकना चाहता हूँ, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर में मैं जहाँ रहता हूँ उस इलाके में घूम के मिल जाऊं, कहीं मुझे डस्टबिन नहीं मिलेगा। आप अल्टीमेटली घर लेके आते हैं। हाँ, या फिर मेरा घर का जो डेली का कचरा है वो हम कहीं जाके फेंकते हैं, वो इलीगल जगह पे ही फेंकते हैं, क्योंकि हम 1 किलोमीटर जाए, 2 किलोमीटर जाए, 5 किलोमीटर भी जाए तो हमें कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिलता है जहां यहां रखना चाहिए, यहां से गवर्नमेंट की कोई बॉडी उठा के ले जाएगी। तो ये बेसिक चीजें जो ट्रांसपोर्ट, एक मैंने कहीं पढ़ा था, शायद गलत हो, कि 20 लाख की जब तक आबादी नहीं होगी मेट्रो नहीं होगी। ठीक है, हमें हर शहर में मेट्रो नहीं चाहिए, लेकिन जो मैंने बात कहा कि मुंबई से विराट 60 किलोमीटर लोग डेली लोकल ट्रेन से करते हैं, अगर हम 60, 65, 70 किलोमीटर के पेरिफेरल रेंज में एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो तो हर किसी को घर बनाने की जरूरत नहीं है मेन शहर में आके। तो इससे एक ये तो सवाल सब उठ रहा है बसंत जी, जब हम सोचेंगे कि शहर बनाना है 60 किलोमीटर के, हम तो यहाँ पे शहर बनाते हैं छोटा सा रोड, एक मेट्रो में मुझे एक छोटा सा इंटरवेंशन करना है। बिल्कुल। बिहार वो शहर है जहाँ पे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलता है और उसका सोल्यूशन आप सीधे मेट्रो से खोज रहे होते हैं। जो आप विरार से जो ट्रेन से आते हैं वो वेस्टर्न यूनियन रेलवे का है, और जो हमारे यहाँ पे भी DMU लाइन, EMU लाइन चलती है, लेकिन उसका कोई सर पैर नहीं होता। आप हॉल्ट बना लेते हैं, कोई कहीं रुकती है, वो वही चलती है। तो मेट्रो तो सबसे बड़ा फार्स है जिसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये मैंने उस तर्ज पे कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर जगह मेट्रो बना दीजिए। यस, मेट्रो कोई हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक नहीं है, बस भी नहीं है। ऑटो में हम 2 महीना पहले आए थे 5 रुपया दे के आ रहे थे, अभी 2 महीना बाद आए वो 7 रुपया ले रहा। आप दीजिए नहीं तो आपसे झगड़ा करेगा। मतलब आप कोई रेगुलेशन नहीं है, ऑटो डीजल पे चलता है। मैं 2 चीजें एज अ सोल्यूशन, बिकॉज आई डोंट वांट टू साउंड टू पेसिमिस्टिक एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ थिंग, मैं 2 चीजें एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप बहुत जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, कि आप अपने शहर का सारा जो पब्लिक पार्क है उसको आइडेंटिफाई कर लें कि आपके शहर में कहाँ कहाँ पब्लिक पार्क ओरिजिनली अलॉटेड था हाउसिंग बोर्ड से, और ये हर शहर में था हाउसिंग बोर्ड के प्लान में। जो भी पब्लिक पार्क थे हाउसिंग बोर्ड से या म्युनिसिपैलिटी से या म्युनिसिपैलिटी का लैंड से
आप सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर ले और उसको इंक्रोच फ्री कर ले. That would be a huge work. Okay. The second thing is, हर म्युनिसिपल 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये मैंडेट है कि हर वार्ड का एक वार्ड सभा होता है और एक वार्ड सभा की एक मेंबरशिप भी होती है. आप डिमांड करें कि आपके काउंसलर्स जो है वो वार्ड सभा ऑर्गेनाइज करें, उसमें वो अपने मैंडेट्स को रखे. आप सिर्फ एक बल्ब पे मत वोट दे दे या एक चापाकल पे मत खुश हो जाइए. आप उनको बोलिए 74th अमेंडमेंट एक्ट का मैंडेट है कि आप अपना बजट पेश कीजिए, आप क्या करने वाले हैं उसको पेश कीजिए. आपके उसमें मेंबर्स होने चाहिए, उसमें SC ST कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, विमेन होनी चाहिए. ऐसे उनका एक डिस्कशन होना चाहिए, उसकी 6 मंथली रिव्यूज होनी चाहिए और फिर उन्हीं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ जो पार्क है या वेस्ट कलेक्शन है. तो ये सिस्टम आप डेवलप. हाँ, 74th अमेंडमेंट एक्ट में पब्लिक, भाई दिल्ली कैसे दिल्ली है, वहाँ पे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चलता है तभी तो चल रहा है ना. उसका एक आपने जो बातें कही उसी से कहिए कि उसका एक अलग पक्ष मैं लेना चाहता हूँ. मैं ये सवाल चंदन जी से खास करके करना चाहूंगा कि आपने इतिहास की बात की, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय में शहरों की बात की. आज से 5000 साल पहले हम इतना कुछ सोच पाते थे जब हमारे पास कहिए कि बेसिक इक्विपमेंट छोट से ज्यादा कुछ भी नहीं था. तो इतनी खूबसूरत शहर हमने बनाया उस समय में कि अगर आप नेपाल में भक्तपुर की बात करें या जो खजुराहो की बात करें, जो कहिए कि टेम्पल टाउन, कई सारे हमारे यहाँ टेम्पल टाउन है, जिसका मतलब यही होता है कि पूरे शहर में कहिए कि एक से एक स्टोन आर्किटेक्चर, मंदिर, और केवल टेम्पल टाउन कहने के लिए था क्योंकि पूरे शहर का एक एक कदम उस हिसाब से डिजाइन किया था. आज इतना साइंस, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद हमारी सोच इतनी छोटी क्यों है कि बस हम अपने चार दीवारी से आगे सोच ही नहीं पाते. या हमारे नेता भी अपने कहिए कि अपने बेली रोड या फिर जो भी रोड होता है या हमारी कलेक्टेरिएट में जो लोग होते हैं, वो शहर का जो इलाका होता है वहाँ सब कुछ होता है, उससे आगे कुछ नहीं पाते. चंदन जी, कोई टिप्पणी जल्दी में आप करना चाहेंगे? समय हमारे पास कम. जी तिलक जी. जी बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू. हाँ तो तिलक जी, मैं एक बात बताना चाह रहा था. जो 10 सबसे स्वच्छ शहर में जो गिना जाता है 10, उसके 3 शहर के जो ये काम देखते हैं वो बिहार से, लेकिन बिहार का गला है. तो हम सब कुछ बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोले तो कुछ हम सरकार नहीं इसको छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारे लिए सरकार आती जाती है, लोग शहर में रहते हैं, इसलिए ये सामाजिक दायित्व है हम लोग का, जो हम लोग खुद अपने शहर को स्वच्छ और साफ बनाए. आप देखिए शहरों में अगर ट्रैफिक जाम होता है 9% जनता की गलतियों से होता है, न कि सरकार की गलतियों से. हाँ, सड़कें छोटी हैं, वो अभी मान रहे हैं, वो चौड़ाई बढ़ रही है क्योंकि सड़क पे आस-पास अतिक्रमण करने वाले भी वही फल विक्रेता या कुछ और होंगे. तो गलती सरकार की नहीं है, वो हमारी मानसिकता की गलती है. मैं किसी भी चीज को, जैसे गांधी जी ने कहा आप बदलाव जो चाहते हैं वो पहले खुद में बदलाव कीजिए. वही मेरा दृष्टिकोण है इस मामले में. जो कोई भी चीज हो, साफ सफाई या कैसे भी हो, हमें अपना करके सरकार पे न छोड़ना चाहिए किसी भी चीज को. अपना काम खुद करके, जैसे सीमा जी ने कहा दिल्ली में RWA है, क्यों ना हम तो मुरली साहब यही कह रहे हैं को जो है वो सपोर्ट करें. आरिदेव, कोई लास्ट टिप्पणी आप करना चाहेंगे कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या सच में हम लोग इतना छोटा सोचते हैं कि कहीं हम पहुंच नहीं पाते? जी, जैसा सीमा जी ने कहा कि she does not want to sound too pessimistic, तो ऑप्टिमिज्म एक अच्छा टूल है, होना चाहिए. और मोटिवेशन उन संस्थाओं को, उन इनिशिएटिव्स को, उन लोगों को, उन संस्थाओं को सपोर्ट करना, उनके बारे में अवेयरनेस लोगों में जगाना. ये सैनिटेशन जो एक इशू है, वो एक बहुत बड़ा अवेयरनेस इशू है.
बिहार में ही एक गांव है धरनई, मेरे ख्याल से जहानाबाद या गया का है, जो पूरी तरीके से इट्स इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज। तो वो भी ये जब सोलर पावर की बात होती है, वो भी एक तरह का अवेयरनेस लोगों में कचरा न करने के प्रति, और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अर्बन प्रिंसिपल है, उसमें तो समय लगेगा, लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाने की ऐसे इनिशिएटिव्स और ऐसी संस्थाओं को से जुड़ने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से इस पे बातचीत और चर्चा होती रहनी चाहिए, यही मेरा कहना है। बाकी सरकार जब अपना काम करेगी, उसके लिए भी अगर कोई स्टडीज होनी है, जैसा कि जिस स्टडी के बारे में मैंने बताया, एक नॉलेज रिपोजिटरी तैयार करने की जरूरत है ऐसी संस्थाओं के द्वारा। तो जो सिविल सोसाइटी का काम जिसके बारे में सीमा कह रही थी, वो भी होते रहना चाहिए, यही मेरा मत है। सीमा जी की लास्ट कमेंट। इस पूरे परिचर्चा से मुझे लगता है मैं इस चीज को सीख पा रहा हूँ, या फिर इस टेक अवे ले रहा हूँ, जैसा सीमा जी ने कहा कि 74 अमेंडमेंट जो चीजें हैं, सो एज ए नागरिक हम सभी को अवेयर होना चाहिए लॉ के लिए, और हम सभी को अपने जनप्रतिनिधियों से जो बेसिक जिन बुनियादी सुविधाओं के बात कर रहे हैं, वो हमें अपने जनप्रतिनिधियों से जरूर पूछना चाहिए। और ठीक ही वो ऐसे ही है कि जब तक वो कहावत है अपने गांव में कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको खाना नहीं दिया जाता है। सो हमें लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हों और अपने जनप्रतिनिधियों से उसका हल मांगे। बाकी तो हमें खुद भी सजग होने की जरूरत है ही। सीमा जी का क्विक कमेंट लास्ट। Quick comment यही है that this is the first time I've had a discussion about urban in Bihar, and I'm very very hopeful कि हम लोग ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वरना आज तक मुझे ऐसा कभी याद नहीं है कि अर्बन पे बिहार में कोई बात या कुछ लिखने पढ़ने की बात हुई है। सो आई एम वेरी ग्लैड, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। आई एम श्योर हम लोग इसको और पॉजिटिव वे में आगे कर सकते हैं। एंड द बेस्ट एंड इमीडिएट रेमेडी है कि आप अपने वार्ड काउंसलर्स को उनकी और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बिहार में वार्ड काउंसलर्स बहुत ही प्रिकैरियस पॉलिटिकल पोजीशंस में हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा उन पे कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन उनको अगर आप सपोर्ट करें और मिडिल वे करें, और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा, सबसे अच्छा है कि आप जिस भी शहर में हैं उस शहर के पब्लिक स्पेसेस के ज़मीन को आइडेंटिफाई कीजिए, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा टास्क हो गया और आपके लिए शायद बहुत डेंजरस टास्क भी हो जाए, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने ब्लूप्रिंट एक सिविल सोसाइटी अगर हर कोई सिर्फ अपने जिस भी शहर में है जो भी पब्लिक स्पेसेस है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको क्लेम कीजिए। इनफैक्ट चाहे वो नदी या तालाब हो, चाहे वो पार्क हो, जो भी हो, नदियों के इंक्रोचमेंट एरियाज हो, चाहे जंगल हो, यही सारे पब्लिक स्पेसेस हैं जिसको हमें रिक्लेम करने की जरूरत है। और मास्टर प्लान हम अपने नेताओं को बनाने दें, वो जब बने ना बने, लेकिन मास्टर प्लान बॉम्बे में भी कुछ मैजिक कर पाता। बॉम्बे भी अपने इन सारे न्यूसेंस का प्रोफेशनलाइज वर्जन होता है बड़े शहर में, लेकिन उसमें भी वो थोड़ा ये करते हैं। हम लोग दोनों ही के बीच में, क्योंकि एक विनम्रता मुझे ये भी लगती है कि जिसको हम लोग मास्टर प्लान कहते हैं, असली मास्टर जो यहाँ बैठा हुआ है उसको अपने प्लान का कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। हाँ, तो वो मास्टर प्लान इज अ वेरी कॉलोनियल प्रैक्टिस, इट डजंट डू एनीथिंग। मैंने जैसे बोला, आप अपने शहरों में अपने पब्लिक स्पेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए और क्लेम कीजिए बस। और आपके शहरों में खास तौर से जो अर्बन पुअर है उनका ख्याल रखिए। अभी स्पेशली हमारे स्टेट में जो इविक्शंस हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेड, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बिल्कुल अनअकाउंटेबल हो रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट योर अर्बन पुअर, क्योंकि वही है जो आपके घरों में आके आपकी जिंदगी को सपोर्ट करते हैं। आप उनके बगैर नहीं चल सकते हैं, इसलिए आप उनकी तरफ आप उनकी तरफ आंख बिल्कुल ना बंद करें। हाँ, बिल्कुल ना बंद करें। ये ना सोचे कि यहाँ फ्लाईओवर बनेगा और सुंदर लगेगा और हम मरीन ड्राइव की तरह दिखेंगे। डोंट किल योरसेल्फ विद द न्यूसेंस। यस, ये नकल करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सही बात है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो एनवायरमेंटली भी बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है।
हमारी जो बिहार अभी खासियत भी है वो उसी को इनहेंस हाँ, करने की जरूरत है। यस, हमारे शहरों में अभी तक ये आप अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को, हर किसी को बचाएंगे। बहुत फिल्मी लग सकता है ये बोलते हुए, लेकिन दैट्स द ट्रुथ। और ऐसा कहीं नहीं इतने हो कल पेड़ को नहीं बच पता चले कि गंगा को हाँ, समुंदर बनाना है, अब तो मरीन तो ड्राइव बनाने के गंगा लिए। बचा कहाँ है? आप गंगा आकर के देख लीजिए, मरीन ड्राइव, गंगा के बीच में रोड बन गया, यही तो है। हम बहुत बेहिस हो चुके हैं। आप पटना में आके देखिए, गंगा बचा कहाँ है? तो जी जी, बिल्कुल अपनी बेहिसी से हर कोई जाग जाए, उतना ही बहुत होगा। सही बात है। थैंक नहीं, यू। ये आपके चलिए सुझाए इसी हुए पॉजिटिव तरीके बहुत काम कारगर हैं, हम लोग जरूर इस पे पालन करेंगे एकदम। नहीं नहीं, हम भी करना चाहते हैं, और हम भी कोशिश छोटे छोटे तरीके से ये कलेक्टिव, जैसे मैंने कहा, मैंने जब पहली बार कहीं से लिंक देखा था, आई वाज सो हैप्पी टू सी कि अरे मतलब अर्बन पे बिहार में कौन बात करना चाहता है, ना आई रियली वेंट लुकिंग आउट फॉर इट। नहीं, थैंक यू नहीं, ऑल, हम लेकिन सबको आपसे बात करके अच्छा लगा। बिल्कुल ये विषय अभी भी कहीं ना कहीं इलीट में काउंट होता है, जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। और हाँ, ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि जी, असल इस में तरीके के बिहार में खास तौर से ऐसा हो गया, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अब सब दिल्ली बम्बई में रहते हैं, और जो न्यू माइग्रेंट्स हैं, जाहिर सी बात है उनका शहर में क्लेम इतना जल्दी तो नहीं हो सकता ना। आप किसी नेबरहुड में आके फौरन दादा तो नहीं बन जाते हैं, समय तो खत्म हो अब रहा है, वो पर नहीं कर सकते। हाँ, उसी एक्सटेंशन में मैं एक बात कर रहा हूँ, ये जो चीजें हैं प्ले ग्राउंड और चीजें, आप शहरों में भी जो महंगे फ्लैट है उन्हीं को मिलते हैं, तो ये एक एलिट चीज हाँ, होती जा रही है। जो पब्लिक स्पेस है बिल्कुल वो एक बिल्कुल। एलिट चीज होती जा रही है। हमें हाँ, अपने बेसिक चीज जो अवेलेबल थी वो कल को हर चीज, वो वैसी चीजें, हर चीज प्राइवेसी एप्पल वाले देते हैं तो वो महंगा बिकता है। अब हर बेसिक चीज एलिट होती जा रही है, जो हाँ, वो सैड तो है। यस, ओके। ठीक है। तो हाँ, इसी थैंक पॉजिटिव यू। नोट पे और हम लोग आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके सीमा जी, चंदन जी, हमारे आज के गेस्ट, जो कि इतने कहिए कि अपने भागदौड़ में से 1 घंटे का समय निकाला। इनफैक्ट हम लोग ने 1.25 घंटा ऑलरेडी लगभग ले लिया है। तो आप लोगों ने इतना समय दिया, और हम लोग की कोशिश यही रहती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम लोग समाधान की तरफ जाएं, और उसके लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं मिल करके, हर तरीके के लोग स्मगलिंग करने के लिए और चोरी करने के लिए साथ आ सकते हैं, तो शहर के पार्कों को और नदियों को और तालाबों को आजाद करने के लिए क्यों नहीं। तो हम लोग जहाँ भी हैं, देश, जिला ही नहीं, विश्व के किसी भी कोने में हम कुछ ना कुछ तो जरूर ही कर सकते हैं साथ मिल करके। अगर फेसबुक पे पोस्ट और ट्वीट भी करें तो कहीं ना कहीं वो भी एक अगर डायरेक्शन में करें तो उसका आप भी इतना भी कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपने जो अपना गार्डन और लॉन और बाउंड्री बढ़ाया उसको पीछे खींच ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हम आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं चाहे किसी भी नाम पे, अपने बरामदे को बढ़ाने के लिए, हाँ, या कहीं मंदिर बनाने के लिए, या कहीं हाँ, बाउंड्री पे बाउंड्री बना रहे हैं, गार्डन पे गार्डन बना रहे हैं, उसको भी अगर आप थोड़ा पीछे खींच लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो छोटे छोटे फुटपाथ पे आप, हाँ, ये सब चीज के लिए हम लोग गिल्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या जो आप एक दुकान के 4 होर्डिंग्स लगा लेते हैं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी का कोई रेगुलेशन नहीं, तो आप चारों तरफ होर्डिंग ही लगाते हैं, तो वो तो एनवायरनमेंट के लिए एक्सट्रीमली हजार्डियस हर फॉर्म में होता है। आपके लिए लोकल अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट करता है ना, आप जो इतने होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स लगा लेते हैं एक दुकान के लिए 4, वो हमारे इतना जो क्योटिक है, तो उससे अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ हम अपनी बेहिसी से उठे, बहुत ज्यादा हम लोग बेहिस हो गए छोटी छोटी चीजों में। तो हाँ, हम लोग छोटे छोटे करें, लेकिन हाँ, सोच अपनी छोटी बड़ी छोटी चीजें बहुत है, बिल्कुल। और बड़ी बड़ी केवल मकानों और इमारतें खड़ी करने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेके चलने में, हर तरीके के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलने में, शहर ऐसे शहर बनाने की कोशिश, कम से कम दिल्ली मुंबई में जो गलतियां हैं वो हम ना दोहराएं अपने शहर में। एनीवेज, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो फिर चलती रहेगी। इसका कभी न कभी हम लोग चर्चा से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे इसके बाद। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।